गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग भारतीय संविधान में पंचायती राज्य का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं पंचायती राज्य के बारे में। क्योंकि इस समय वर्तमान समय में जब से ये महामारी कोरोना का फैला है तो आपको भी लग रहा होगा या इस समय पंचायती राज्य का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आप भी देख रहे हैं जितना इनिशिएटिव है केंद्र की राज्य सरकार की वो पंचायतों के माध्यम से ही चलाए जा रहे हैं। चाहे वो मनरेगा हो या बहुत सारी इनिशिएटिव जो उनकी जो प्रोजेक्ट हैं योजनाएं हैं वो सब पंचायती राज्य के ही माध्यम से चलाए जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं पंचायती राज्य के बारे में। क्या है पंचायती राज? तो सबसे पहले ये देखेंगे कि संविधान में कहाँ है पंचायती राज का उल्लेख कहाँ है। पंचायती राज को आप स्थानीय स्वशासन भी कह सकते हैं, इसको स्थानीय स्वशासन भी कहा जाता है। स्वशासन देखते हैं भारतीय संविधान में क्या है। देखिए ये पंचायती राज को मैं इसका विकास अभी बताऊंगा। इस समय वर्तमान में भारतीय संविधान में एक संवैधानिक दर्जा दिया गया है, अर्थात इसके लिए जो है अलग से भाग हैं, अलग से अनुसूचियां हैं और अनुच्छेदों का बकायदा उल्लेख किया गया है जो पहले नहीं था। तो सबसे पहले देखते हैं संविधान में कहाँ है। देखिए भाग 9 में पंचायती राज का उल्लेख है। भाग 9 किस अनुसूची में पंचायती राज का उल्लेख है? अनुसूचियों की बात आप करते हैं। तो 2 अनुसूची है पंचायती राज को लेकर। 11वीं अनुसूची, मैं आप लोग को जब संविधान पढ़ाऊंगा तो उसमें सारे अनुसूचियों के बारे में डिटेल ब्यौरा बता दूंगा। 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची, 2 अनुसूचियां हैं और 12वीं। 11वीं ग्रामीण प्रशासन से है, ग्रामीण पंचायती राज्य से है और 12वीं स्थानीय निकाय या शहरी निकाय से संबंधित है। खैर हम ज़्यादा डिटेल 11वीं की ही करेंगे। तो 2 अनुसूचियां हैं पंचायती राज संबंधित। अनुच्छेद कौन कौन से हैं, किस अनुच्छेद में वर्णन है? देखिए अनुच्छेद 40 में गठन के लिए वर्णन है। मतलब अनुच्छेद एक संविधान के नीति निर्देशक तत्व में भाग 4 के नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 40 में ऐसा कहा गया है कि राज्य चाहे तो पंचायती राज या पंचायतों का गठन या ग्राम पंचायतों का गठन कर सकती है, लेकिन ये बाध्यकारी नहीं है, ये अलग बात है। और इसके लिए बकायदा की कौन से अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद हैं इसके लिए जो पंचायती राज का है 243 से लेकर 243O तक ये जो है संविधान में ये अनुच्छेद है इसके। अब देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में यहीं से पूछ लिए जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। पहली बात कि देखिए सबसे पहली बात यही पूछ लिया जाएगा, बहुत बार पूछा भी गया है कि पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो 9वीं में है, भाग 9 में है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कभी कभी ऑप्शन में इस तरह से भी दे देता है। तो भाग 9 में है। कौन सी अनुसूचियां हैं पंचायती राज्य के लिए? स्थानीय शासन कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। अगर शहरी निकाय पूछे तो 12वीं आप ध्यान दीजिएगा। फिर संविधान के नीति निर्देशक तत्व में ग्राम सभाओं के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 40 में किया गया है। फिर एक क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि ग्राम पंचायतों के गठन या पंचायती राज का के संबंधित गठन नहीं के संबंधित सारे प्रावधान किस अनुच्छेद में किए गए हैं?
तो अनुच्छेद 243 में, और उसके बाद से उसके अलग अलग A B C D E F ऐसे करके किसी में वित्त है, किसी में उसकी संरचना है, किसी में आरक्षण है, सबका जो है अलग अलग प्रावधान किए गए हैं, ओ तक है ये। तो ये पंचायती राज के संबंधित ये सारे फैक्ट हैं। फिर एक और बात, अगर ये पूछ लिया जाए कि पंचायती राज किस सूची का विषय है, जैसे भारतीय संविधान में 3 सूचियां हैं, पहला संघ, दूसरा राज्य और तीसरा समवर्ती, 3 सूचियां हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ चर्चा कर देता हूँ अनुसूचियों के बारे में, सारी सूचियों के बारे में। देखिए, संघ वो सूची है जिसमें संघ में जो विषय होते हैं उस पर जो है केंद्र कानून बनाता है, या उसको जो है केंद्र को उस पर विधि, उसके प्रावधान, उसके गठन या जितने उसके संबंधित जितने कानून हैं वो बनाने का अधिकार किसको है? संघ को है। जैसे शेयर मार्केट ले लीजिए या बैंकिंग व्यवस्था ले लीजिए, ये सब बनाने का इस पे संघ है। कुछ ऐसे विषय होते हैं जो राज्यों के दिए गए हैं, राज्य उस पर स्वतंत्र है। कुछ कानून वो जैसे पुलिस व्यवस्था हो गया, स्वास्थ्य हो गया, फिर जेल प्रशासन हो गया, पंचायती राज हो गया, तो वो उस पे जो है राज्य कानून बनाता है। और कुछ ऐसे विषय होते हैं जिस पे राज्य भी कानून बना सकता है और केंद्र भी कानून बना सकता है। जैसे शिक्षा, एजुकेशन राज्य सरकार का भी होता है और केंद्र सरकार का भी होता है। तो अब इस तीनों सूचियों में अब हमको जानना है कि पंचायती राज किस में रखा गया। देखिए, गठन तो केंद्र सरकार ने किया, लेकिन इसको डाला है राज्य सूची में। तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि पंचायती राज किस में है, तो किसका विषय है? राज्य सूची का। ध्यान दीजिएगा, ये राज्य सूची का विषय है पंचायती राज। तो ये प्रारंभ में पंचायती राज से संबंधित ये फैक्ट है। फिर इसके आगे हम आते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने इस पंचायती राज के प्रारंभ में जो फैक्ट है, जो पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, वो उसके बारे में चर्चा किया। देखिए, वर्तमान समय में भारत के अधिकांश राज्यों ने पंचायती राज्य का गठन अपने राज्य में कर दिया है, लेकिन सभी राज्यों ने नहीं किया है। कुछ राज्य इसके अपवाद हैं, जैसे जम्मू कश्मीर, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, सिक्किम, राजधानी क्षेत्र दिल्ली। इन सब राज्यों में अभी भी पंचायती राज का गठन नहीं हो सका है। उनके अपने कुछ प्रावधान हैं जिसके कारण नहीं कर पाए हैं अभी तक। लेकिन इसके अलावा लगभग सभी, अगर बड़े राज्यों की बात किया जाए तो सभी बड़े राज्यों ने पंचायती राज का गठन कर दिया है। ये बात अलग है कि उनकी संरचना कहीं 2 स्तरीय है, कहीं त्रिस्तरीय है, कहीं चतुर्थ स्तरीय है, लेकिन गठन कर दिए हैं। हम संरचना के बारे में बता देंगे नेक्स्ट। तो गठन किया है। और पंचायती राज का संबंध किससे है? सत्ता के विकेंद्रीकरण से। तो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं पंचायती राज के विकास कैसे हुआ, उसको आने के पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि सत्ता का विकेंद्रीकरण क्या होता है। देखिए, सत्ता में इस समय वर्तमान में सबसे पहले कौन होता है? केंद्र होता है। केंद्र होता है। केंद्र हुआ, केंद्र के अंतर्गत कई राज्य होते हैं, तब राज्य की सत्ता होती है। जैसे केंद्र में है पीएम हमारे है ना मोदी जी, तो कि वो कहाँ पर है? केंद्र में है। उसके बाद से राज्य होते हैं, राज्य के अपने सत्ता होते हैं, वहाँ मुख्यमंत्री होते हैं, उनके मंत्रिमंडल होते हैं। फिर राज्य, जब पंचायती राज नहीं था तो सत्ता यहीं तक था, केंद्र और राज्य। लेकिन जब इसका विकेंद्रीकरण किया गया तो इसके आगे बढ़ा गया, और फिर जिला स्तर, जिला, ब्लॉक स्तर और ग्राम स्तर तक इसका जो है विकेंद्रीकरण किया गया। देखिए, इतने स्तर बनते हैं और यहीं से इसी को कहा जाता है पंचायती राज। यही तीनों मिलकर बनता है आपका पंचायती राज।
यही, और इसी को कहा जाता है सत्ता का विकेंद्रीकरण। जैसे केंद्र है, केंद्र अनेक राज्यों में बटा, राज्यों के अंतर्गत अनेक जिले बने, सभी जिलों के अपने अपने जिला पंचायत स्थापित हुआ, एक जिले में कई ब्लॉक बनते हैं जिनके अपने अपने ब्लॉक पंचायत समिति स्थापित होती है, एक ब्लॉक में कई ग्राम सभाएं होती हैं जहां पर अलग अलग ग्राम पंचायतें स्थापित होती है। तो इसी को कहा गया विकेंद्रीकरण, इसको सम्मिलित रूप से कहा जाता है विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण, केंद्रीकरण या सेंट्रलाइजेशन क्या होगा, इसको सेंट्रलाइजेशन भी कहा जाता है। सेंट्रलाइजेशन ये होता कि ये कुछ नहीं रहता और सत्ता सिर्फ यहीं पर रहती, और जो भी गवर्न होता वो केंद्र से ही गवर्न होता। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, केंद्र राज्य पे गवर्न करता है, राज्य जिला, और जिला ब्लॉक, और ब्लॉक ग्राम पे। तो इस तरह से सबका अपने अपने जगह पे जो है अपना अपना एक संरचना होता है, एक प्रशासनिक इकाई होती है, इसी को विकेंद्रीकरण कहा जाता है। तो पंचायती राज किससे संबंधित है, सत्ता का विकेंद्रीकरण से। अब आते हैं, देखते हैं पंचायती राज का विकास, भारत में पंचायती राज का विकास कैसे हुआ। भारत में पंचायती राज का विकास कैसे हुआ, देखते हैं। देखिए, भारत में पंचायत या ग्राम सभाओं का गठन कोई नई बात नहीं है या नई अवधारणा नहीं है, बहुत प्राचीन काल में ही इसका विकास हो गया था। इवन हम बहुत पहले जाते हैं, जब यहाँ पर आर्य आए थे, वैदिक युग में जाते हैं, उस समय भी हमको पंचायत देखने को मिलता है। ये बात अलग है कि वो पंचायत बहुत संगठित या सुसंगठित नहीं थी, उस समय भी सभा और समिति, इस तरह की परिषदें हुआ करती थी जो एक तरह से पंचायत ही थी, जो न्यायिक और कार्यकारी दोनों तरह की कार्य देखती थी। और आगे चल के यही परिषदें 5 व्यक्तियों की एक परिषद बनी जिसको पंचायत कहा गया, और पंचायत शब्द यहीं से निकला। एक 5 व्यक्तियों की परिषद होती थी, उसमें 5 व्यक्ति बैठते थे और वो 5 व्यक्ति न्यायिक और कार्यकारी काम कार्य करते थे, और इन्हीं को कहा गया पंचायत। पंचायत शब्द यहीं से शुरू हुआ, फिर ये व्यवस्था चलता रहा। पंचायत का अगर प्राचीन काल में ही, या आप कह सकते हैं कि पूर्व मध्य काल में, अगर सबसे सुसंगठित व्यवस्था देखने को मिली तो पहली बार भारत में मिलती है। दक्षिण भारत का एक राज्य स्थापित होता है चोल वंश, चोलों के समय देखने को मिलती है। चोलों के समय का 2 अभिलेख मिलता है, एक उत्तर मेरू अभिलेख, एक अरायूर अभिलेख, और दोनों अभिलेखों में पंचायतों के गठन की बात होता है। और ये होता है कि ग्राम स्तर पे एक पंचायत होती थी और उसका एक मुखिया होता था या प्रधान होता था, जो भी हो, और बाकायदा उसका निर्वाचन होता था, और उसको न्यायिक, कार्यकारी, वित्तीय सभी अधिकार प्राप्त होते थे। तो पहली बार यहाँ पर चोलों के समय देखने को मिलती है। इसके बाद ये व्यवस्था चलती रही, यहाँ पर तुर्क आए, मुस्लिम सत्ता स्थापित हुई, मुगल आए, उनके समय भी जो है पंचायत अपना बदला हुआ किसी ने स्वरूप के तहत वो चलता रहा। ऐसा नहीं था कि भंग हो गया था, स्थानीय स्तर पे प्रशासन था। आधुनिक भारत में एक 1881 में लॉर्ड रिपन वायसराय बना। लॉर्ड रिपन ने पंचायतों को या ग्राम पंचायतों को गठन करने का प्रयास किया, और इसने प्रयास किया कि ग्राम स्तर पे भी पंचायतें गठित हो और पूरे आधुनिक तरीके से गठित हो। लेकिन ये अभी करता तब तक कुछ विवाद हो गया। मैं कभी आधुनिक भारत पढ़ाऊंगा तो चर्चा कर दूंगा, इस समय नहीं उस विवाद को चर्चा करूंगा। तो विवाद हो गया, इसके कारण इसको जो है
वापस बुला लिया गया, क्योंकि एक युद्ध हुआ था शायद, और युद्ध हुआ था, युद्ध का सारा खर्च भारतीयों पर लाद दिया गया था, और इसको लेकर ये काफ़ी विवाद हो गया इससे और ब्रिटिश प्रधानमंत्री के बीच में, इसलिए इसको वापस बुला लिया गया। इसकी अवधारणा को लागू नहीं किया जा सका, लेकिन इसने प्रयास किया था। इसके बाद से हमारी आज़ादी की लड़ाई हुई। आज़ादी की लड़ाई में भी जब महात्मा गांधी थे, वो भी सत्ता के विकेंद्रीकरण और पंचायती राज गठन की बात करते थे, और उनका ये था कि जो भारत की आत्मा होती है वो गांव में बसती है। अगर हम जो है गांव को अगर मजबूत करते हैं तभी वो भारत मजबूत होगा। तो उनका भी एक विचार था कि स्थानीय स्तर पर या ग्राम स्तर पर एक शासन या पंचायत स्थापित हो। देश आज़ाद हुआ, संविधान लिखा गया, और संविधान चूँकि जब लिखा जा रहा था तो उस समय भी महात्मा गांधी जिंदा थे, तो महात्मा गांधी का बहुत प्रबल विचार था कि ग्रामीणों के हाथों में भी प्रशासन हो, वो अपना विकास स्वयं करें, उनको वित्तीय व्यवस्था दिया जाए, वित्त दिया जाए, कि जिससे वो जो है विकास के मुख्य धारा में आ सके। तो संविधान लिखा गया, और उन्हीं के तर्क के आधार पर संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व, जो भाग 4 है, मैं संविधान पढ़ाऊंगा तो आपको पूरा डिटेल पढ़ाऊंगा, चर्चा कर दूंगा, उसको पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा। उसमें अनुच्छेद 40 में गठन का प्रावधान किया गया भारतीय संविधान में 40 में, और ये राज्यों को ये कहा गया कि राज्य चाहे तो अपने यहाँ ग्राम सभाएं या ग्राम पंचायतें गठन कर सकते हैं, लेकिन उसको बाध्यकारी नहीं बनाया गया। ऐसा नहीं कहा गया कि आपको करना ही है। मैं बता दूं कि नीति निर्देशक तत्व के जितने प्रावधान हैं वो राज्यों के लिए बाध्यकारी नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई राज्य के ऊपर जबरदस्ती, जैसे हमारी मौलिक अधिकार है राज्यों के लिए बाध्यकारी है, वैसे नीति निर्देशक तत्व राज्यों के लिए बाध्यकारी नहीं है। तो गठन ये संविधान में डाला गया, लेकिन इसके लिए कोई गठन का कोई प्रावधान नहीं किया गया। हालांकि जब संविधान लिखा जा रहा था और पंचायती राज की जब संविधान में लिखने की बात आई थी, तो इसको लेकर कुछ विवाद भी हुआ था। अम्बेडकर चूँकि नहीं चाहते थे कि पंचायती राज या इस तरह की कोई व्यवस्था हो या संविधान में इसको डाला जाए, क्योंकि और महात्मा गांधी चाहते थे कि नहीं, अगर पंचायती राज डालते हैं तो ग्राम स्तर पे अपना स्वशासन होगा और उससे जो है गांव ज़्यादा विकसित हो सकते हैं। और चूँकि भारत के अधिकांश नागरिक गाँवों में रहते हैं तो उनका विकास हो सकता है, तो भारत का विकास हो सकता है, ये महात्मा गांधी का मानना था। अम्बेडकर चूँकि एक शंका जाहिर करते थे कि अगर ग्राम पंचायतें स्थापित होती है तो जो गांव के संभ्रांत लोग हैं या उच्च जातियों के लोग हैं वही संभ्रांत हुआ करते थे प्रायः उस समय, और तो ग्राम पंचायतों पर उनका ही जो है दबदबा रहेगा, जो हाशिए पे लोग हैं उनकी जो है कोई भागीदारी नहीं होगी। और इसको सिद्धांतिक तो नहीं लेकिन व्यवहारिक रूप में आज भी देखा जा सकता है। आज भी देखिए ग्राम पंचायतों में बहुत जगहों पे ऐसा देखा गया है, जो बहुत पिछड़ा जगह है वहाँ पर जो गांव के संभ्रांत लोग हैं उन्हीं का जो है उस पर दबदबा रहता है। तो इसको लेकर वो शंका जाहिर किए, लेकिन फिर भी अनुच्छेद 40 डाल दिया गया संविधान में, और मूल संविधान में इसको व्यवस्था की गई, लेकिन इसको बाध्यकारी नहीं बनाया गया। संविधान लागू हो गया, देश आज़ाद हो गया, सब कुछ हो गया, हमारे प्रथम राष्ट्रपति भी चुन लिए गए। 1952 में लोकसभा और राज्यसभा दोनों अस्तित्व में आ गए। पहला चुनाव भी कंडक्ट हुए और चुनाव के बाद एक मंत्रिमंडल का गठन भी हो गया, नेहरू प्रधानमंत्री बने। और इसके बाद 1952 में पहली बार ग्राम पंचायतों को गठन को लेकर एक समिति बनाई गई। कौन सी समिति थी? बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई पहली बार, ये पहली समिति थी, ध्यान दीजिएगा। बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई।
1952 में बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई। इस समिति का नाम था, ये तो बलवंत राय के नेतृत्व में बनाया गया समिति इसलिए, और इसका नाम दिया गया था, पूरा नाम दिया गया था सामुदायिक विकास जांच समिति। इसका पूरा नाम था जांच समिति। 1952 में बनाई गई। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि पंचायती राज को लेकर पहली बार समिति का कब गठन किया गया। 1952 में किया गया। किसके नेतृत्व में की समिति बनाई गई थी? बलवंत राय मेहता के नेतृत्व में। कभी कभी आप ध्यान दीजिएगा, कभी कभी ऑप्शन में बलवंत राय की जगह B.R. मेहता भी लिख देता है, B.R. मेहता लिखता है इसे, तो ध्यान दीजिएगा B.R. मेहता मिले तो वही बलवंत राय मेहता है। तो ये समिति बनाई गई, समिति का नाम था सामुदायिक विकास जांच समिति। ये समिति गांव में गए, इनके सदस्य, इन्होंने अध्ययन किया, काफ़ी इस पे कार्य किए। इसके 5 साल बाद 1957 में इस समिति ने फाइनल अपना रिपोर्ट सौंपा या अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। कब प्रस्तुत की? रिपोर्ट प्रस्तुत की 1957 में रिपोर्ट प्रस्तुत की, और इसने कुछ सिफारिश किया। वो सिफारिश क्या है मैं लिख देता हूं। और इनकी सिफारिशें क्या थी? इस समिति की नियमित चुनाव हो, ये लगभग हर समिति का रहा होगा, एक नियमित चुनाव। लेकिन कितने समय का चुनाव हो ये इन्होंने नहीं बनाया कि कार्यकाल उसका कितना हो, 6 वर्ष हो, 5 वर्ष हो, और उस सरकारों के ऊपर था कि वो कब चुनाव हो, नियमित चुनाव हो। दूसरा इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण इन्होंने बात कही कि इसका संरचना त्रिस्तरीय हो, पंचायतों का संरचना त्रिस्तरीय हो। बाद में यही पंचायतें लागू किया गया था, यही समिति लागू की गई थी, इसी की रिपोर्ट आज चल रही है। त्रिस्तरीय हो अर्थात यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि जिला स्तर पर जिला पंचायत या जिला परिषद भी कहीं कहीं कहा जाता है इसको, ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक पंचायत समिति, ब्लॉक पंचायत या खंड पंचायत, और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। तो त्रिस्तरीय पंचायत की इन्होंने संरचना की बात की। ठीक है। चौथा इन्होंने कहा, तीसरा महत्वपूर्ण बात कहा कि SC ST अनुसूचित जात अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान हो। आरक्षण का प्रावधान, तो ये इनकी महत्वपूर्ण सिफारिश थी। सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश यही थी इनकी। ये आपका संरचना त्रिस्तरीय, आज जो है इन्हीं की सिफारिश को हम लागू किए हैं। आप अभी मैं आगे बताऊंगा। तो कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि पंचायतों की त्रिस्तरीय संरचना किसके सिफारिश पे लागू किया गया था? तो किसके सिफारिश पर? बलवंत राय मेहता की समिति की सिफारिश पर, जो पहली समिति थी। तो इन्होंने ये सिफारिशें की, लेकिन इसको फिर इसके बाद, सॉरी मैं बोल गया, दूसरा कुछ बोलना कुछ और चाहता था। इसके बाद जब इनकी सिफारिशें आ गई तो इसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे या पायलट परियोजना के तौर पे
1959 में तो बलवंत राम मेहता की सिफारिश को पायलट परियोजना के तौर पे या पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पहली बार लागू किया गया। आप एक बात ध्यान दीजिएगा कि ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे लागू किया गया। देखिए पायलट प्रोजेक्ट वो उस तरह होता है कि जैसे कोई भी नई योजना कोई जब चलाई जाती है तो एक साथ पूरे देश में नहीं लागू किया जाता है। पहले कुछ जिलों में लागू किया जाता है, फिर उसका फीडबैक देखा जाता है, उसके सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव देखे जाते हैं। उसके बाद से फिर वो जो है अगर बहुत सही चलता है तो उसको दूसरे चरण में कुछ और जिलों में लागू किया जाता है, फिर इस तरह से करके पूरे देश में लागू किया जाता है। तो इसी को कहा जाता है पायलट प्रोजेक्ट। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब कि पहले देखने के लिए लागू किया जाए कि ये सही है कि गलत है। जरूरी नहीं है कि जो भी योजना बने या जो भी इस तरह के प्रावधान हो वो सकारात्मक भी हो, उसके नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। तो पहली बार ये लागू किया गया। ये भी आपका क्वेश्चन एक तैयार बन जाता है और खूब पूछा जाता है एग्जामों में कि पंचायती राज व्यवस्था को पहली बार कब लागू किया गया। 2 अक्टूबर 1959 को डेट पूछे तो कहाँ लागू किया गया? राजस्थान के नागौर जिले में लागू किया गया पहली बार। ठीक है, इसको लागू किया गया, लेकिन इसके बाद से इसको भारत के अन्य जिलों में भी अन्य राज्यों में भी लागू किया गया, लेकिन बहुत ज़्यादा इसका जो है कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं मिला। राज्य मनमानी करते रहे क्योंकि ये इसका जो है अभी भी संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था। देखिए संवैधानिक दर्जा मिलने का मतलब ये हो जाता है कि राज्य बाध्यकारी हो जाते हैं उसको लागू करने के लिए। चूँकि संवैधानिक दर्जा नहीं मिला था तो किसी को मन किया तो लागू किया, किसी को मन नहीं किया वो नहीं लागू किया। फिर इन्होंने जो है ये कार्यकाल तो बताया नहीं था कितना वर्ष का कार्यकाल हो, तो कहीं पता चलता था कि 20-20 वर्ष चुनाव ही नहीं होते थे, कहीं पता चलता था कि 4 साल 5 साल में चुनाव होते थे, तो कार्यकाल कोई निश्चित नहीं निर्धारित था। फिर इन्होंने वित्त को नहीं बताया कि वित्त कहाँ से आएगा इन पंचायतों को, तो राज्य वित्त देती नहीं थी, तो इसीलिए इस पंचायतों का कोई वित्त नहीं था, तो पंचायतों का भी कोई मतलब नहीं था, लोगों की रुचि भी नहीं थी और न ही इससे बहुत ज़्यादा पंचायतों का विकास हो पाया। तो ये व्यवस्था चलता रहा। उन इमरजेंसी के बाद, आपातकाल के बाद 1976 में जनता पार्टी की सरकार बनी और मोरारजी देसाई पीएम बने। तो उन्होंने जो है एक नई इसको पंचायती राज को लेकर एक नई समिति का गठन किया, अशोक मेहता समिति। घोर समाजवादी नेता थे अशोक मेहता। अशोक मेहता समिति का गठन किया मोरारजी देसाई ने। कब किया गया? 1977 में। 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया 1977 में। और ये बलवंत राम मेहता के बाद ये दूसरी समिति थी अशोक मेहता समिति। और अशोक मेहता समिति ने भी कुछ सिफारिशें की और इनकी सिफारिशें 1978 में इनकी सिफारिशें आई। 1978 में इन्होंने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया और क्या सिफारिशें की देख लीजिए। इनकी क्या सिफारिशें थी? जो बलवंत राम मेहता संरचना त्रिस्तरीय बनाए थे, इन्होंने कहा था कि संरचना द्विस्तरीय हो, द्विस्तरीय हो। द्विस्तरीय का मतलब कि बीच का ब्लॉक है, ब्लॉक पंचायत है, उसको हटा दिया जाए। अर्थात एक जिला हो, सबसे ऊपर जिला पंचायत हो,
जिला पंचायत हो और इसके बाद से दूसरे पर ग्राम पंचायत हो। इन्होंने पहला यही महत्वपूर्ण की बताया कि संरचना द्विस्तरीय हो। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, किसने द्विस्तरीय संरचना की बात कही थी? तो किसने कही थी? किस समिति में कहा गया था? अशोक मेहता समिति में। ध्यान दीजिएगा, संरचना द्विस्तरीय हो। इसके बाद से इन्होंने दूसरा प्रावधान ये किया, सिफारिश की कि पंचायत चुनाव में राजनीतिक दलों को भी भाग लेने का मौका दिया जाए। चुनाव में राजनीतिक दल भी भाग लें, जैसे आज लेते हैं नहीं लेते हैं, दल भी भाग लें। जैसे राजनीतिक दल भाग लें और उनके सिंबल पे जो उनके प्रत्याशी हो वो चुनाव लड़े, जैसे नगर निगम में होता है, नगर पंचायत के चुनाव में होता है। तो इन्होंने राजनीतिक दल को भाग लेने की सिफारिश की। नेक्स्ट इन्होंने सिफारिश किया कि अलग से पंचायती राज मंत्रालय का गठन किया जाए। उसके पहले पंचायती राज मंत्रालय नहीं था, जो आज है पंचायती राज मंत्रालय का गठन किया जाए और अलग से इसका मंत्री हो, मंत्रालय का गठन। फिर इसके बाद से वही था, नियमित चुनाव हो। इन्होंने सिफारिश किया कि ST के लिए आरक्षण की व्यवस्था किया जाए। ये सब इन्होंने जो है सिफारिश की। ठीक है, तो ये अशोक मेहता समिति की ये महत्वपूर्ण सिफारिशें हैं जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन ये 78 में प्रस्तुत किए। इसके कुछ समय के बाद से जनता पार्टी की सरकार अर्थात मोरारजी देसाई की सरकार गिर गई। उसके बाद से पुनः कांग्रेस की सरकार बनी, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, अतः इस सिफारिश को लागू नहीं किया जा सका। तो दूसरा सिफारिश था अशोक मेहता समिति, दूसरी समिति बनाई गई पंचायती राज के लिए। फिर इसके बाद से फिर एक समिति बनाई गई राजीव गांधी के समय। 84 में इंदिरा गांधी की हत्या हुई, उसी समय राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने और राजीव गांधी का उन्होंने एक ठान लिया था कि किसी तरह से हम पंचायतों को एक संगठन करेंगे ही, या उसको सांविधिक दर्जा हम दिलाकर रहेंगे। तो 1985 में राजीव गांधी ने तो 1985 में राजीव गांधी ने पीबीके राव समिति का गठन किया। उन्नीस में ये गठन होने वाली तीसरी समिति थी। ये राजीव गांधी के समय गठन किया गया पीबीके राव समिति। लेकिन ये पीबीके राव समिति अपना रिपोर्ट ही नहीं प्रस्तुत कर पाई और उसके पहले ही इस समिति को भंग कर दिया गया। कुछ कारण आ गए होंगे, यहाँ डिटेल बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो पीबीके राव समिति को सिर्फ अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पहले ही भंग कर दिया गया। इसके बाद से पीबीके राव के बाद से चौथे समिति का गठन हुआ एल एम सिंघवी समिति। सिंघवी समिति का गठन किया गया। ये किया गया 1986 में एमएल सिंघवी समिति का गठन किया गया। जस्ट इसके अगले ही साल अभी इस समय भी पीएम हमारे राजीव गांधी ही थे। एमएल सिंघवी ने भी वही बात दोहराई जो बलवंत राम मेहता ने दोहराई थी
कि इन्होंने त्रिस्तरीय की बात कही, नियमित चुनाव की बात कही, SC ST की आरक्षण की बात कही, और इसके साथ ही इन्होंने एक प्रावधान और जोड़ा कि अनुसूचित जनजाति या जनजाति क्षेत्रों के लिए कुछ विशेष व्यवस्थाओं की भी बात कही। तो ML सिंघवी समिति 86 में आया, इसका रिपोर्ट भी आया, और इसी की रिपोर्ट के आधार पर राजीव गांधी ने, आप कर सकते हैं, इन्हीं के रिपोर्ट के आधार पर 86 में इन्होंने रिपोर्ट सौंपा। राजीव गांधी ने 64वां संविधान संशोधन विधेयक रखा। संविधान संशोधन विधेयक रखा 64वां, ध्यान दीजिएगा, कभी पूछ लें कि 64वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है, तो ये भी पंचायती राज से संबंधित है। 64वां संविधान संशोधन विधेयक को रखा, इसको लेकर काफ़ी विवाद हुआ। थोड़ा हम एक चर्चा कर लेते हैं, विवाद का कारण क्या था। देखिए हुआ क्या कि 64वां संविधान संशोधन लोकसभा में पारित हो गया। लोकसभा में तो आपको पता ही है कि जिसकी सरकार रहती है उसका बहुमत रहता ही है, तो लोकसभा में पारित हो गया, लेकिन राज्यसभा में ये विधेयक पारित नहीं हो सका। उसके कारण थे, क्योंकि राज्यसभा राज्यों के प्रतिनिधित्व को संचालित करता है या राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है राज्यसभा, राज्यों से उसके मेंबर चुनकर आते हैं, तो वहाँ पर राज्यों ने इस पे बहुत बड़ा आरोप प्रत्यारोप लगाए, और उनका कहना था कि केंद्र, जैसे केंद्र है, केंद्र सीधे ये राज्य है, और ये मान लीजिए स्थानीय जिला स्थानीय प्रशासन है, स्थानीय या ग्राम प्रशासन, जिला प्रशासन जो भी, तो केंद्र सीधे अपनी मतलब इसको राज्य को बाईपास कर सीधे जो है स्थानीय प्रशासन को शक्तिशाली बनाएगी। तब राज्यों का कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा, या राज्य सरकारों का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो इस समय राज्य सरकारों ने काफ़ी इसकी आलोचना की, और इसी कारण राज्यसभा में ये पारित नहीं हो पाया, क्योंकि इनका मानना यह था कि केंद्र सीधे जो है अब जो है अपनी शक्ति सेंट्रलाइज करेगी स्थानीय प्रशासन में, और सीधे स्थानीय प्रशासन से केंद्र जुड़ेगा, राज्यों को बाईपास करेगा। तो इसीलिए 64वां संविधान संशोधन अंततः राज्यसभा में पारित नहीं हो पाया, और नहीं पारित हो पाया तो रद्द हो गया। फिर इसके बाद से, और इसको रखे थे, आप ध्यान दीजिएगा, 1889 में ये संशोधन अधिनियम आया था। फिर इसके बाद से एक प्रावधान किया गया, 5वां आप लिख सकते हैं, पीबी नरसिम्हा राव ने भी, बीपी सिंह PM थे, तो 1990 में भी इन्होंने जो है एक विधेयक रखा था पंचायती राज के गठन के लिए, लेकिन इनकी सरकार गिर गई, और तो वो विधेयक भी समाप्त हो गया। फिर ये समाप्त हो गया। फिर इसके बाद 1991 में बहुत महत्वपूर्ण घटना घटी। ,1991 में पीबी नरसिम्हा राव PM थे। इन्होंने जो है पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए विधेयक रखा, और वो विधेयक 1992 में पारित भी हुआ, लोकसभा से भी पारित हुआ, राज्यसभा से भी पारित हुआ, और वो कौन सा वो संशोधन अधिनियम बना, और और 1992 में इन्हीं का विधेयक 73वां संशोधन अधिनियम के रूप में ये पारित हुआ, और बाकायदा
अब यहाँ पर और किस दिन पारित हुआ था, डेट भी याद रखिएगा, 24 अक्टूबर को, 24 अप्रैल को 24 अप्रैल को 73वां संशोधन अधिनियम पारित हो गया, एक अधिनियम बन गया। और यही संशोधन अधिनियम पंचायती राज को बाकायदा एक संवैधानिक दर्जा दिला दी। अब पंचायती राज राज्यों के लिए अनिवार्य हो गया, क्योंकि संविधान में उसको दर्जा मिल गया। जो भाग 9 आर्टिकल 243, 43 जो अभी निष्प्रभावी हुआ करते थे, निष्प्रभाव हो गए थे, उसको जो है बाकायदा अब एक दर्जा मिल गया। अब कोई राज्य ना नुकुर नहीं कर सकता था इसको लागू होने से। तो ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है आपसे क्वेश्चन कि पंचायती राज का गठन किस संशोधन अधिनियम से किया गया, तो 73वां संशोधन अधिनियम। और कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि किस दिन पारित हुआ था, तो 24 अप्रैल को पारित हुआ। फिर इसी को 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल को, क्योंकि 24 अप्रैल को ये विधेयक पारित होकर अधिनियम बना था। और फिर इसको 92 में जब अधिनियम बन गया तो 1993 में इसको लागू कर दिया गया, तो ये आपका पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन का ये विकास, हम कैसे कैसे विकास हुआ आज़ादी के बाद, ये हम देख रहे थे। अब नेक्स्ट हम क्लास में देखेंगे, हम देखेंगे 1973वां संशोधन अधिनियम में क्या प्रावधान थे, इसको हम नेक्स्ट क्लास में जारी रखेंगे।